एक रियल बात यह है कि प्रिंसेस मुझे एक गरीब स्टूडेंट समझ बैठती है जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, जिस पर वह हर महीने रेगुलर मेरी कार्ड में पैसे ट्रांसफर करती रहती है। पूरे 4 साल तक वह मुझे सपोर्ट करती रहती है, लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होता है, शेन चिंग्यू मुझसे ब्रेकअप की बात कहकर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है, जिस पर मैं अभी ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाता। तब तक उसका फोन नंबर रीच से बाहर हो जाता है, यहाँ तक कि उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी लॉक हो जाते हैं। इसके बाद 3 दिन बीतते हैं और फिर उसका लॉयर मुझसे मिलने आता है। वह मुझे गिफ्ट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा सेट देता है, जिस पर साफ लिखा होता है कि शेन चिंग्यू अपनी मर्जी से रिवर व्यू विला और 18 मिलियन युआन की सेविंग मुझे गिफ्ट कर रही है। बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह इसे कॉलेज के 4 साल के रिश्ते के लिए थैंक यू गिफ्ट बताती है। यह सुनकर मुझे पता चलता है कि वह मुझे एक फटे हाल लड़का समझती रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुझे पैसों की कभी कमी ही नहीं रही। दरअसल जब मैं शेन चिंग्यू के साथ था, तब मैंने उसे कई बार बताया था कि मेरी फैमिली कंडीशन भी काफी अच्छी है, लेकिन जिस पर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बात को नकार देती है। वह कहती है, तुम चाहे कितने भी अमीर हो, मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकते, जिस पर मैं भी उससे बहस नहीं करता। आखिर मैं उससे प्यार जो करता था, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर वह अचानक मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लेती है। कल तक तो वह मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी, और अब सिर्फ एक दिन में उसका मन कैसे बदल जाता है, यह सोचकर मैं खुद को शांत करता हूँ। फिर अपनी फैमिली कनेक्शंस की मदद से पूरी सच्चाई निकलवाता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि आज उसकी एंगेजमेंट पे जुनहेंग यानी बीयूआई फैमिली के यंग मास्टर के साथ होने वाली है। यह सुनते ही मैं तुरंत कार लेकर वेन्यू की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही अंदर पहुंचता हूँ, मेरी नजर स्टेज पर खड़ी शेन चिंग्यू पर पड़ती है। वह एक लग्जरी ड्रेस पहने होती है। वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही होती है, लेकिन उसकी भौहें लगातार सिकुड़ी हुई होती हैं, जिसे देखकर मुझे फील होता है कि शेन चिंग्यू बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्या उसे पेई जुनहेंग के साथ एंगेजमेंट के लिए मजबूर किया गया है? तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाता है, जिस पर मेरी नजर पेई जुनहेंग पर पड़ती है, जो शेन चिंग्यू का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिफ्लेक्स में वह एक कदम पीछे हट जाती है और उसका हाथ अवॉइड कर देती है। यह देखकर पी जुनहेंग का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई हो? जिस पर शेन चिंग्यू का चेहरा पल भर में पीला पड़ जाता है, लेकिन वह दांत भींचकर एक कदम आगे बढ़ जाती है। यह देखकर मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि यह आदमी उसे किसी बात से थ्रेट कर रहा है। फिर जैसे ही शेन चिंग्यू मुझे देखती है, उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती है। उसी समय स्टेज पर खड़ा पेई जुनहेंग मुझे घूरते हुए कहता है, ओए भिखारी, मेरी मंगेतर को बड़े प्यार से बुला रहा है ना? यह सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है। मैं साफ फील कर सकता हूँ कि वहां मौजूद हर इंसान की नजरों में मेरे लिए तिरस्कार भरा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं कोई चिपकू आशिक नहीं हूँ। मैं और शेन चिंग्यू कॉलेज क्लब की एक एक्टिविटी में मिले थे। उस समय मैं बहुत भूखा था, जिस पर मैं अपने रूममेट का स्नैक चुपके से खा लेता हूँ, और फिर मजाक में मुझे उसे एक बार पापा कहना पड़ता है। असल में यह सिर्फ रूममेट्स के बीच की मस्ती थी, इसलिए मैंने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन संयोग से शेन चिंग्यू यह सब देख लेती है। वह सोचती है कि मेरे साथ बली किया जा रहा है, जिस पर वह आगे बढ़कर मेरे लिए इंसाफ मांगती है। वह कहती है, किसी को भी दूसरे का सामान चुराकर खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद से मैं पूरी तरह शेन चिंग्यू पर फिदा हो जाता हूँ, जिस पर मैं रोज उसके पीछे घूमने लगता हूँ। ज्यादा समय नहीं बीतता और हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यह बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। लोग कहना शुरू कर देते हैं कि शेन चिंग्यू एक बॉय टॉय को पाल रही है। यह सुनकर मैं डर जाता हूँ कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए, जिस पर मैं खुद उसे बताता हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन शेन चिंग्यू इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। हम पूरे 4 साल साथ रहते हैं। हमारे रिश्ते में कोई बड़ी ड्रामा वाली लव स्टोरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता हमेशा मीठा और खुशहाल रहता है। इसीलिए इस बार उसका अचानक मुझे छोड़ देना मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाता। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी कोई मजबूरी है या नहीं, जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर पूछता हूँ, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए किया है? संगीत। इसके बाद मैं भौहें सिकोड़कर शेन चिंग्यू की तरफ देखता हूँ। यह सुनते ही वह तेजी से मेरी तरफ आती है और सीधे मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार देती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? लेकिन मैं इस थप्पड़ से बचता नहीं हूँ, क्योंकि शेन चिंग्यू हाई हील्स पहने होती है। मुझे डर होता है कि कहीं ज्यादा जोर लगाने पर वह गिर न जाए, जिस पर मैं खुद पर हंस पड़ता हूँ। शेन चिंग्यू किसी और की होने वाली है और मैं अभी भी उसकी चिंता कर रहा हूँ। क्या मैं इतना गिर चुका हूँ? इसके बाद मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम बिना कुछ कहे ऐसे कैसे चली गई? एक एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया। ये मेरे साथ फेयर नहीं है। जिस पर वह ठंडे स्वर में कहती है, घर और कार मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, तुम्हें और कौन सा फेयरनेस चाहिए लू शिंगचे? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। शुरुआत में मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डेट किया था क्योंकि तुम हैंडसम थे और साथ ही इतने गरीब थे कि कंट्रोल करना आसान था। मेरे जैसे फैमिली बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए लव और मैरिज अलग अलग चीजें होती हैं। फिर भी पिछले 4 साल मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरा हस्बैंड सिर्फ पे जुनहेंग ही हो सकता है। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो प्यार और मिठास थी वह सिर्फ मेरी तरफ से थी। मैंने सोचा था कि उसकी कोई मजबूरी होगी और मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन शेन चिंग्यू खुद कह रही है कि उसे फैमिली मैरिज करनी है, जिस पर मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ। अगर यही बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें खुश रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। तभी पेई जुनहेंग हंसते हुए कहता है, जब यहाँ तक आ ही गया है तो एंगेजमेंट सेरेमनी देखकर जाना, नहीं तो ये बीयूआई फैमिली की बेइज्जती होगी और साथ ही पूरे हाईचेंग हाई सोसाइटी की भी। ये सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। क्या ये PUJUNHENG खुद को इतना बड़ा समझता है? ऐसी घमंडी बातें मैंने पहले भी बहुत लोगों से सुनी है, लेकिन बाद में जब मैंने उन्हें सबक सिखाया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बात करे। लेकिन पेई जुनहेंग मेरी आंखों की अवहेलना समझ ही नहीं पाता, जिस पर वह ताली बजाता है और अगले ही पल दोनों तरफ से ब्लैक सूट पहने कई आदमी बाहर निकल आते हैं। वह कहता है, लू शिंगचे खुद जाकर बैठ जाएगा या मेरे लोग तुझे कुर्सी पर बिठाएं? तभी शेन चिंग्यू घबराकर बोलती है, लू शिंगचे यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। लेकिन पेई जुनहेंग तुरंत उसे डांट देता है, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी, क्या तुम सोचती हो मैं बेवकूफ हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता
कि तुम इस लड़के की मदद कर रही हो। यह सुनकर मैं शेन चिंग्यू को गहराई से देखता हूँ, जिस पर वह जल्दी से कहती है, आज हमारी एंगेजमेंट है। मैं बस नहीं चाहती कि मेरा एक्स यहाँ कोई तमाशा करे। तुआन हंग, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये कहते हुए वह मेरी तरफ उंगली दिखाती है। जल्दी नीचे उतर जाओ और सेरेमनी देखो, जिस पर चारों ब्लैक सूट वाले आदमी मेरे चारों तरफ आ जाते हैं। वे मुझे घसीटते हुए हॉल के एक कोने में ले जाते हैं और वहां बैठा देते हैं। लेकिन अगर ये लोग खेल खेलना चाहते हैं तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी समय कुछ घमंडी यंग मास्टर्स मेरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई सरप्राइज नहीं हुआ तो ये जरूर पेई जुनहेंग के वही खराब दोस्त होंगे। जिस पर उनमें से एक हंसते हुए कहता है, ओए भिखारी, बता तो सही, आराम से जीना बुरा था क्या, जो यहाँ आकर पूरे शहर के सामने खुद को जोक बनवा रहा है। जिस पर उनमें से एक हंसते हुए कहता है, तुम सच में सोचते हो कि शेन चिंग्यू तुम्हारी रक्षा करेगी? इसके बाद वह तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखकर कहता है, सच बताऊं, आज अगर तुम यहाँ नहीं भी आते तब भी तुआन हंग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। आखिर कौन सा आदमी ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी मंगेतर के साथ 4 साल तक रहने वाला दूसरा आदमी आराम से जिंदगी जीता रहे। ये सुनकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर सभी मुझे घेर कर खुलेआम मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सिर झुकाकर अपना फोन चलाता रहता हूँ। इन उछलते कूदते क्लाउन से बहस करने की मुझे कोई जरूरत फील नहीं होती। इसके बाद एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। फिर मेहमानों के खाने पीने और नेटवर्किंग का समय शुरू होता है। इस खाली समय में मैं BUI फैमिली की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, जिस पर मुझे पता चलता है कि BUI फैमिली सच में हाइचिंग की सबसे अमीर फैमिली है। लेकिन उनके पास कोई गहरी फाउंडेशन या पुराना बैकग्राउंड नहीं है। सीधी भाषा में कहें तो वे न्यू रिच फैमिली है। उनकी तरक्की की असली वजह कैपिटल सिटी के बड़े कनेक्शंस होते हैं। उन्हीं रिश्तों की मदद से उन्होंने हाइचिंग में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे, जिसके कारण उनकी दौलत तेजी से बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद BUI फैमिली कभी भी हाइचिंग के पुराने नोबल फैमिलीज के सर्कल में पूरी तरह जगह नहीं बना पाती। इसीलिए वे शेन फैमिली जैसी फैमिली के साथ मैरिज अलायंस करते हैं ताकि दोनों को फायदा मिले। BUI फैमिली को हाई सोसाइटी में स्टेटस चाहिए होता है, जबकि शेन फैमिली को बी फैमिली का पैसा चाहिए होता है ताकि उनका बिजनेस फिर से खड़ा हो सके। तभी एक लड़की, जिसके चेहरे में शेन चिंग्यू की झलक दिखाई देती है, सीधे मेरे पास आकर बैठ जाती है। वह धीरे से कहती है, मैं शेन चिंघवू हूँ, शेन चिंघयू की सगी छोटी बहन। अब से एक शब्द भी मत बोलना, बस मेरे साथ चलो। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? यह सुनकर वह झुंझलाकर कहती है, फालतू बातें मत करो, जल्दी मेरे साथ चलो, नहीं तो आज तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही कई ब्लैक सूट वाले आदमी हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर शेन चिंगवू लंबी सांस छोड़ती है। फिर वह कहती है, लू शिंगचे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी बहन को भी उस मोटे और बदसूरत पेई जुनहेंग से शादी नहीं करनी पड़ती। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर चौंक जाता हूँ, लेकिन मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बैंक्वेट हॉल में अचानक हलचल मच जाती है, जिस पर मैं आवाज की तरफ देखता हूँ और पाता हूँ कि 7-8 यंग मेन और विमेन अंदर आते दिखाई देते हैं। वे सभी काफी युवा होते हैं, लेकिन उनके अंदर से निकलने वाला ऑरा बेहद स्टेबल और पावरफुल होता है। खासकर सबसे आगे चल रहा युवक, वह मुश्किल से 20-25 साल का लगता है, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला प्रेशर बेहद खतरनाक होता है। उसे देखते ही पेई जुनहेंग तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। यंग मास्टर श्याओ, आखिरकार आप आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मेरी एंगेजमेंट पार्टी अधूरी रह जाती। लेकिन श्याओ मुझे उसकी तरफ देखने तक की जरूरत नहीं समझता। इसके बजाय वह सीधे पूछता है, इनमें शेन चिंग्यू कौन है? यह सुनकर शेन चिंगयू कुछ पल के लिए चौंक जाती है, फिर सिर हिला देती है, जिस पर श्याओ मुझे के चेहरे का भाव नरम पड़ जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ जाती है। वह कहता है, उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपा कर रखा, नहीं तो हम बहुत पहले मिल चुके होते। यह सुनकर पेई जुनहेंग गलतफहमी में पड़ जाता है। उसे लगता है कि श्याओ मुझे उसकी ही तारीफ कर रहा है, जिस पर वह गर्व से वहां मौजूद लोगों से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हैं श्याओ फैमिली के यंग मास्टर श्याओ मुझे। ये कैपिटल सिटी के असली क्राउन प्रिंस हैं और श्याओ फैमिली ही हमारी BUI फैमिली की सबसे बड़ी सपोर्टर फैमिली है। यह कहते समय उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है। फिर अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, जिस पर वह चिल्लाकर कहता है, ओए भिखारी, श्याओ क्राउन प्रिंस आ चुके हैं और तू अभी भी बैठा हुआ है। उसकी बात सुनते ही सभी लोगों की नजरें एक बार फिर मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। उनके चेहरों पर बुरी मुस्कान दिखाई देती है। उनकी नजरों में कैपिटल सिटी का क्राउन प्रिंस यहाँ मौजूद है और मैं खड़ा होकर वेलकम तक नहीं कर रहा, यानी मैं श्याओ यंग मास्टर की बेइज्जती कर रहा हूँ और उनके हिसाब से अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन मैं आराम से अपनी सीट पर बैठा रहता हूँ। फिर मुस्कुराकर श्याओ मुझे से पूछता हूँ, क्या मुझे खड़ा होना चाहिए? यह सुनकर श्याओ मुझे पहले कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वह मेरा चेहरा साफ देखता है, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। दूसरी तरफ पेई जुनहेंग को उसकी हालत में आया बदलाव बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वह हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर श्याओ, ये मेरी मंगेतर का एक्स बॉयफ्रेंड है। असल में ये सिर्फ एक बॉय टॉय है। मैंने इसे यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रोका है। मेरे पास एक डॉग फार्म भी है। मैं सोच रहा हूँ कि बाद में इसे वहां फेंक दूं ताकि हंटिंग डॉग्स इसे जिंदा खा जाएं। ये सुनते ही शेन चिंग्यू खुद को रोक नहीं पाती। वह तुरंत बोल पड़ती है, पेई जुनहेंग, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम लू शिंगचे को छोड़ दोगे। लेकिन पेई जुनहेंग सिर्फ ठंडी हंसी हंसता है। तो क्या हुआ? किसने कहा था इसे खुद मेरे सामने आने के लिए? मैं इसे क्यों छोड़ूं? यह सुनकर शेन चिंग्यू उससे बहस करना बंद कर देती है, जिस पर वह सीधे मेरी तरफ चलकर आती है। फिर मजबूरी भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। लू शिंगचे, आखिर कब तुम मुझे चिंता करना बंद करने दोगे? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, चिंग्यू, अब मुझे लेकर चिंता मत करो। इसके बजाय तुम कब यकीन करोगी कि तुम्हारा आदमी सच में काफी पावरफुल है। यह सुनकर मैं मुस्कुराता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। इस बार शेन चिंग्यू मुझे दूर नहीं करती। वह धीरे से कहती है, शिंगचे, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, मुझे होस्टेज बना लो, तभी तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का मौका होगा। फिर जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें लेकर जितना दूर जा सकते हो चले जाना और दोबारा कभी वापस मत आना। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सुरक्षित रहो। यह सुनकर मैं बेबस होकर मुस्कुरा देता हूँ। इतनी देर बाद भी शेन चिंग्यू को मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या मैंने अपनी पहचान सच में इतनी अच्छी तरह छिपाई थी? उसी समय पेई
पेई जुनहेंग के बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लगभग उसी पल हॉल के सभी वेटर्स भी अचानक आगे आ जाते हैं, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पेई जुनहेंग के सारे बॉडीगार्ड्स काबू में कर लिए जाते हैं। यह नजारा देखकर पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। सभी मेहमान शॉक में रह जाते हैं। इसके बाद मैं आराम से सोफा पर टिककर बैठ जाता हूँ और पैर पर पैर चढ़ा लेता हूँ, जिस पर मेरे पूरे शरीर से एक ऐसा ऑरा निकलता है जिसके सामने कोई भी आसानी से खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। पेई जुनहेंग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर आखिरकार चिल्लाकर कहता है, ओए भिखारी, क्या तुम मरना चाहते हो? यह मेरी टेरिटरी है। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आता है, जिस पर वह जोर से हंस पड़ता है। मैं समझ गया, तुमने शेन चिंग्यू के दिए पैसों से इन लोगों को हायर किया है ताकि वे यहाँ आकर तमाशा करें। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हॉल में घुसने से 1 घंटा पहले ही मेरे लोगों ने यहाँ के सभी वेटर्स को रिप्लेस कर दिया था। इसके बाद वह श्याओ मुचें की तरफ मुड़कर कहता है, यंग मास्टर श्याओ, अपने बॉडीगार्ड्स मुझे थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। मैं इस बॉय टॉय को सबक सिखाना चाहता हूँ। लेकिन श्याओ मुचें उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इसके बजाय वह मेरी तरफ मुड़ता है और फिर बेहद सम्मान के साथ झुककर मुझे ग्रीटिंग देता है। यह देखकर मैं सिर्फ हल्की मुस्कान देता हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, जिस पर पूरा हॉल स्तब्ध रह जाता है। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पेई जुनहेंग तो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वह दौड़कर श्याओ मुचें के पास पहुंचता है। यंग मास्टर श्याओ, आप आखिर कर क्या रहे हैं? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं होते, जिस पर श्याओ मुचें सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। चटाक, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। फिर श्याओ मुचें गुस्से से गरजता है, पेई जुनहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर चेन की औरत छीनने की? लगता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत आ गई है। मैं आज खास तौर पर यहाँ तुम्हारा हिसाब करने आया हूँ। ये सुनकर पेई जुनहेंग पूरी तरह घबरा जाता है। फिर कांपती आवाज में कहता है, यंग मास्टर श्याओ, क्या आपसे कहीं कोई गलती हो गई है? वह तो सिर्फ एक बॉय टॉय है। जिस पर श्याओ मुचें गुस्से में दहाड़ता है, बॉय टॉय तेरे बाप को बोल, कैपिटल सिटी की लू फैमिली का नाम कभी नहीं सुना क्या? यह सुनते ही पेई जुनहेंग के चेहरे पर सवाल ही सवाल दिखाई देने लगते हैं। फिर श्याओ मुचें ठंडी आवाज में कहता है, ये लू फैमिली के इकलौते हेयर हैं। तुझ जैसे आदमी को किसने हिम्मत दी कि तू इनके खिलाफ जाने की सोच सके? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती, लेकिन पूरा बैंक्वेट हॉल ऐसे कांप उठता है जैसे कोई ठंडर फट पड़ा हो। यह सुनकर पेई जुनहेंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है, जिस पर आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। ये लू फैमिली आखिर है कौन? बहुत पावरफुल है क्या? मुझे तो कभी नाम भी नहीं सुनाई दिया। तभी भीड़ में से कोई जानकार व्यक्ति बोल उठता है, कैपिटल सिटी की लू फैमिली को नहीं जानते? वह दुनिया की सबसे बड़ी हिडन कैपिटल फैमिलीज में से एक है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज की आधे से ज्यादा कोर टेक्नोलॉजीज उन्हीं के कंट्रोल में है। उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं, इन्फ्लुएंस भी है। दुनिया की कई इंडस्ट्रीज के रूल्स तक उनकी राय देखकर तय होते हैं। यह सुनकर पूरा हॉल शॉक में डूब जाता है, जिस पर कोई अविश्वास से कहता है, अगर ऐसा है तो शेन चिंग्यू पागल थी क्या? इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड होने के बावजूद वह पेई जुनहेंग की धमकियों से क्यों डर रही थी? चारों तरफ चर्चाएं लगातार गूंजने लगती हैं। वहीं शेन चिंग्यू का एक्सप्रेशन भी बेहद कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वह काफी देर तक अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखती रहती है, जिस पर मैं बेबस होकर उसकी तरफ देखता हूँ। चिंग्यू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि मेरा परिवार बहुत अमीर है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। मुझे लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। वैसे भी शादी के बाद तुम्हें सब पता चल ही जाता, लेकिन किससे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए इतनी दूर चली जाओगी और उस सुअर जैसे आदमी के हाथों लगभग खुद को सौंप दोगी। यह सुनकर शेन चिंग्यू की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन साथ ही उसके होंठों पर मुस्कान भी दिखाई देती है। फिर वह धीरे से पूछती है, चिंगचन, एक बात बताओ, मैं दिखने में भी बुरी नहीं हूँ, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, फिर पूरी यूनिवर्सिटी के 4 सालों में किसी ने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया? यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ, तो आखिर तुमने पूछ ही लिया। जिस पर वह तुरंत बोल पड़ती है, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? लेकिन अभी श्याओ मुझे तो कह रहा था कि तुमने मुझे सबसे छिपा कर रखा था। मैं सिर हिलाकर जवाब देता हूँ, उन्होंने तुम्हारे बारे में हमेशा से जाना था, लेकिन मेरी परमिशन के बिना कोई भी तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं करता। और जो लोग तुम्हें परस्यू करना चाहते थे, उन्हें मेरे लोगों ने पहले ही पीछे हटा दिया था। यहाँ तक कि जिस विला में हम रहते थे वह भले तुम्हारे नाम पर था, लेकिन उसके सारे स्टाफ असल में मेरे बॉडीगार्ड्स थे, जो डिस्गाइज में वहां मौजूद थे। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। यह सुनकर शेन चिंग्यू पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, जिस पर मैं आगे कहता हूँ, मैंने तुमसे सच नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम यकीन नहीं करोगी, और अगर कर भी लोगी तो शायद प्रेशर फील करोगी। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत पहले सब बता देता। कम से कम तब तुम्हें पेई जुनहेंग की धमकियां नहीं सहनी पड़ती। और सच कहूं तो मैंने शेन फैमिली को कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, इसलिए मैंने उनके मामलों की गहराई से जांच भी नहीं करवाई, वरना पेई जुनहेंग जैसे आदमी को मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारी फैमिली तो सिर्फ दोबारा उठना चाहती थी, लेकिन लू फैमिली के लिए ऐसी बातें सिर्फ एक सेंटेंस में सॉल्व हो जाती हैं। यह कहकर मैं पेई जुनहेंग की तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज में ऐसा प्रेशर होता है कि कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता। यंग मास्टर पेई, लगता है तुम काफी घमंडी हो। यह सुनते ही पेई जुनहेंग के पैरों से ताकत निकल जाती है, जिस पर वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है, फिर रोते हुए लगातार सिर पटकने लगता है। यंग मास्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी असली पहचान नहीं पता थी। अगर पता होता तो 100 जान भी होती, फिर भी मैं आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। इसके बजाय मैं शेन चिंग्यू की तरफ मुड़ जाता हूँ। चिंग्यू, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? यह सुनकर वह तुरंत सिर हिलाती है। चिंगचन, सुबह तुम्हें सुलाने के बाद मैं सीधे एंगेजमेंट सेरेमनी में आ गई थी। पेई जुनहेंग तो मुझे छू तक नहीं पाया। यह सुनकर मैं संतुष्टि से सिर हिला देता हूँ। अच्छा है, तो फिलहाल मामला यहीं खत्म होता है। इसके बाद मैं अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता हूँ, जिस पर वे तुरंत पेई जुनहेंग को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। उसकी रोने और दया की भीख मांगने की आवाजें धीरे धीरे दूर होती जाती हैं और आखिरकार हॉल के बाहर गायब हो जाती हैं। यंग मास्टर लू, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद मैं शेन चिंग्यू के साथ शेन फैमिली मैंशन पहुंच जाता हूँ। असल में उसके माता पिता से मैं पहले ही बैंक्वेट हॉल में मिल चुका था। उस समय उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए तिरस्कार और अवमानना साफ दिखाई देती थी। हालांकि अब मेरी असली पहचान जानने के बाद उनकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं साफ देख सकता था कि वे अंदर से बेहद एक्साइटेड थे, लेकिन फिर भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं उन्हें नीचे न समझ लूं। लेकिन सच कहूं तो
मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। आखिर शेन फैमिली का लेवल मेरे लिए इतना छोटा था कि मैं उनके मन की बातें जानने की कोशिश भी नहीं करता। जिस पर मैं लिविंग रूम के सोफा पर बैठते हुए शांत स्वर में कहता हूँ, मुझे पता है कि शेन फैमिली दोबारा उठना चाहती है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए। मैं लू फैमिली के रिसोर्सेज शेन फैमिली की तरफ रीडायरेक्ट कर दूंगा और शेन फैमिली को हाइचिंग में मजबूती से खड़ा कर दूंगा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही शेन बॉयुआन बीच में बोल पड़ता है, असल में हमारी सोच कुछ और है, हम कैपिटल सिटी में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यह सुनकर मैं हाथ उठाकर उसे रोक देता हूँ। अंकल शेन, मैं आपकी एम्बिशन समझता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कदम एक साथ उठाना खतरनाक होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। कैपिटल सिटी का पानी बहुत गहरा है। शेन फैमिली की मौजूदा ताकत वहां जाने के लिए काफी नहीं है। आप लोग वहां सिर्फ दूसरों का शिकार बनेंगे। मेरी बात खत्म होते ही लिन फेंगजी भौहें सिकोड़ लेती है। फिर वह असंतोष से कहती है, अगर चिंग्यू की शादी पेई जुनहेंग से हो जाती तो हम श्याओ फैमिली के कनेक्शन से सीधे कैपिटल सिटी पहुंच सकते थे। तो क्या हुआ कि लू फैमिली श्याओ फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल है? क्या तुम लोग हमें कैपिटल सिटी नहीं पहुंचा सकते? यह सुनकर माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, जिस पर शेन चिंग्यू जल्दी से बोल पड़ती है, मॉम डैड, इस मामले में शिंगचें की बात सुनिए, कृपया और मत कहिए। लेकिन उसकी मां तुरंत नाराज हो जाती है, चिंग्यू, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तुमने अभी से बाहरी आदमी का पक्ष लेना शुरू कर दिया। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, यंग मास्टर लू, मैं आज साफ शब्दों में कह रही हूँ, अगर आप शेन फैमिली को तुरंत कैपिटल सिटी में जगह नहीं दिला सकते तो आपके और चिंग्यू के मैरिज प्रपोजल की बात यहीं खत्म समझिए। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सब समझ जाता हूँ। अब मुझे एहसास होता है कि शेन फैमिली आखिर इतनी तेजी से क्यों गिरती चली गई, क्योंकि इस फैमिली के हेड लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। वे रियलिटी देखने के बजाय सिर्फ छलांग लगाने के सपने देखते हैं। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि तभी शेन चिंग्यू मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। फिर वह बेहद दृढ़ आवाज में कहती है, मॉम डैड, शेन फैमिली अभी कैपिटल सिटी के सर्कल में घुलने मिलने लायक नहीं है। भले ही शिंगचें के कनेक्शन से हम वहां पहुंच जाएं, फिर भी लोग हमें नीची नजर से ही देखेंगे और हम लू फैमिली की कमजोरी बन जाएंगे। यह लू फैमिली को भी नुकसान पहुंचाएगा। अभी हमें सिर्फ हाइचेंग में फोकस करना चाहिए। अगर हम मेहनत करें तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल में अपनी ताकत से कैपिटल सिटी पहुंच सकते हैं। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही शेन बोयुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्विंग्यू, क्या अब तुम मुझे सीख दोगी? मैं तुम्हारा बाप हूं। यह सुनते ही शेन क्विंग्यू का गुस्सा भी आखिर फूट पड़ता है। अगर उस वक्त पापा अपनी जिद पर अड़े नहीं रहते तो शेन फैमिली कभी धोखा नहीं खाती और आज इस हालत में भी नहीं पहुंचती, जिस पर दादाजी भी इतना गुस्से में नहीं आते और उनकी मौत भी नहीं होती। तो फिर आप अभी तक क्यों नहीं सुधरे? यह कहकर शेन चिंग्यू मेरा हाथ पकड़ता है और सीधे बाहर की तरफ चल पड़ता है, जिस पर वह कहता है, तिनथान, चलो यहां से निकलते हैं। इन लोगों के पास बेसिक दिमाग तक नहीं है, इनके साथ कोई तर्क नहीं किया जा सकता। यही वो शेन चिंग्यू है जिसे मैं जानता हूं, जो हर काम में निर्णायक रहता है, कभी हिचकिचाता नहीं और हमेशा सही फैसला लेता है। होटल जाते वक्त मैं उससे शेन फैमिली के सालों पहले हुए धोखे के बारे में पूछता हूं, जिस पर शेन चिंग्यू मुझे संक्षेप में पूरी बात बताता है। असल में कई साल पहले राजधानी के हाई सोसाइटी सर्कल के किनारे घूमने वाला एक आदमी था। कुछ बड़े लोगों से जान पहचान होते ही वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगा। फिर उसने उसके पिता को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाया। उसने दावा किया कि अगर प्रोजेक्ट सफल हो गया तो शेन फैमिली आसानी से कैपिटल सर्कल में एंट्री कर सकती है। उस समय पूरे परिवार ने इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन उसके पिता जिद पकड़कर बैठे रहे और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसके बाद लगभग पूरा परिवार बर्बाद हो गया और दिवालिया होने की नौबत आ गई। इसके बाद जैसे उनके पिता किसी जुनून में फंस गए हों, वह हर समय कैपिटल सर्कल में घुसने के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वहीं पहुंचकर ही वह अपने पुराने अपमान को मिटा सकते हैं। मैं उनकी सोच समझता हूं, क्योंकि कई लोकल फैमिलीज की नजर में कैपिटल सर्कल में एंट्री करना सचमुच एक ऑब्जेक्शन जैसा होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो फैमिलीज लोकल लेवल से उठकर कैपिटल में जाकर टिक पाती हैं, उनकी संख्या लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि हर सर्कल की असली प्रकृति बाहरी लोगों को दूर रखना ही होती है, खासकर कैपिटल का हाई सोसाइटी सर्कल, जिस पर वहां मौजूद लोग सबसे कीमती रिसोर्सेज पर कब्जा जमाए रखते हैं और जाहिर सी बात है कि वे किसी आउटसाइडर को उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते। लेकिन इसके बावजूद लगभग हर साल कैपिटल के कुछ लोग इसी लालच को चारा बनाकर लोकल फैमिलीज को अपने जाल में फंसाते रहते हैं, जैसे श्याओ मुचे ने पेई फैमिली को फंसाया था। आज भले ही पेई जुनहेंग हाइचेंग का सबसे अमीर आदमी कहलाता है, लेकिन यह तमगा सिर्फ दिखावे का है, क्योंकि पेई फैमिली जो भी पैसा कमाती है उसका बड़ा हिस्सा श्याओ मुचे को चढ़ावा देने में चला जाता है। वैसे सच कहूं तो मैंने भी पहले ऐसे काम किए हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने निशाना बनाया वे सभी बुरे इरादों वाले फैमिलीज थे, जिस पर आखिर में मैंने उन सभी को उनकी करनी की कीमत जरूर चुकवाई। होटल पहुंचने के बाद शेन चिंग्यू मेरे सीने से लग जाता है और धीमी आवाज में कहता है, तिन्हथान, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है उसे देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें कभी सच में जान ही नहीं पाई। पहले वाले तुम एक ऐसे लड़के जैसे थे जो बड़ा होना ही नहीं चाहता था, हर दिन बस मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन अब तुम इतने समझदार और गहरे हो गए हो। आखिर असली तुम कौन हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, दोनों ही मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने रहने पर मैं अपना सबसे शुद्ध और असली रूप दिखाता हूँ। जहां तक मेरी समझदारी की बात है, यह सब बचपन से सीखी हुई दुनिया की समझ है। चिंग्यू, अगर तुम्हारी दिलचस्पी हो तो शादी के बाद जब हम मेन हाउस में शिफ्ट होंगे तब तुम्हें सब अपने आप समझ आ जाएगा। यह सुनकर वह तुरंत सिर हिलाता है। मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। पहले मैं इतनी मेहनत इसलिए करती थी क्योंकि शेन फैमिली में कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं था, लेकिन अब मेरे पास तुम हो तो मुझे इतनी जान लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसकी यह बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जब मैं उसके साथ हूं तो उसे अब किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। रात होने के बाद हम दोनों कार से शहर के बाहरी इलाके में बने एक डॉग फाइटिंग एरिना पहुंचते हैं। यह जगह पेई जुनहेंग की थी। उसे कुत्तों की लड़ाई देखना बेहद पसंद था और वह इसे अपने मनोरंजन का साधन मानता था। लेकिन आज हम यहाँ किसी तमाशे के लिए नहीं आए थे। हम यहाँ पेई जुनहेंग, शेन बोयुआन और लिन फेंगजी के लिए आए थे। ये तीनों पूरी तरह पागल हो चुके थे। इन्होंने मुझे किडनैप करने और मेरी जान का इस्तेमाल करके लू फैमिली से फायदे लेने की योजना बनाई थी। इतना ही नहीं, सब कुछ हासिल करने के बाद विदेश भागकर आराम की जिंदगी बिताने की प्लानिंग भी कर ली थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जब पेई
जुनहेंग ने मुझे पकड़ने के लिए लोग भेजे थे, तब उसके भेजे हुए सभी लोग पहले ही श्याओ मुचे के आदमियों द्वारा पकड़े जा चुके थे। यहाँ तक कि खुद पेई जुनहेंग को भी घसीटकर इसी एरिना में लाया गया था। इस समय मैं स्टैंड पर बैठा हुआ था, जिस पर मेरी नजर नीचे मैदान में फेंके गए पेई जुनहेंग पर पड़ती है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके सामने एक तिब्बती मास्टिफ जंजीर से बंधा हुआ खड़ा था। यह वही खतरनाक कुत्ता था जिसे पेई जुनहेंग ने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा था। इससे पहले भी वह कई लोगों को मार चुका था। मेरे बगल में शेन बोयुआन और लिन फेंगजी खड़े कांप रहे थे। सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इतने मूर्ख हो सकते हैं कि मेरा किडनैप करने की प्लानिंग तक बना लें। जिस पर शेन चिंग्यू गुस्से से कांपने लगता है और अपने माता पिता पर चिल्लाता है, आप दोनों आखिर सोच क्या रहे थे? मान लो आप तिन थान को किडनैप करके कैपिटल सर्कल में घुस भी जाते तो क्या लू फैमिली आपको छोड़ देती? जिस पर उसके पिता तुरंत कहते हैं, क्यों नहीं छोड़ती? जब तक सब कुछ हो जाएगा तब तक शैन फैमिली कैपिटल सर्कल में पहुंच चुकी होगी और तुम लू फैमिली की बहू बन जाओगी, तब वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? यह सुनकर मैं ठंडी आवाज में कहता हूं, आप शायद टॉप फैमिलीज के नियम नहीं जानते। अगर आपने सच में मेरी जान को खतरे में डाला होता तो मेरे माता पिता मेरी पसंद की परवाह नहीं करते, वे सीधे शेन फैमिली को दुनिया से मिटा देते और उसमें चिंग्यू भी शामिल होती। मेरी बात सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हालांकि यह बात बहुत क्रूर लगती है, लेकिन यही सबसे रियल सच्चाई है। लू फैमिली कभी भी अपने पीछे कोई खतरा जिंदा नहीं छोड़ती। तभी पेई जुनहेंग घुटनों के बल गिर जाता है। यंग मास्टर लू, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तिब्बती मास्टिफ उस पर झपट पड़ता है। अगले ही पल उसकी चीखें पूरे एरिना में गूंजती हैं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। मैं शेन चिंग्यू को यह नजारा आगे देखने नहीं देता और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता हूँ, जिस पर शेन कपल भी हमारे पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उन्हें रोक देता हूँ। फिर ठंडी नजरों से उन्हें देखते हुए कहता हूँ, तुम दोनों यहीं खड़े रहो और ये सब ध्यान से देखो। देखने के बाद 10,000 शब्दों की रिफ्लेक्शन रिपोर्ट लिखना। अगर मुझे लगे कि तुमने कुछ नहीं सीखा तो यहीं रुककर और देखना। वैसे भी पेई फैमिली के बहुत से लोग अभी लाइन में खड़े हैं, मुझे उन्हें भी सिखाना है कि आखिर सही रास्ता क्या होता है। जहां तक मेरे ससुर सास का सवाल था, मुझे लगा था कि इस घटना के बाद शेन बोयुआन और लिन फेंगजी सुधर जाएंगे और शांत रहेंगे। साथ ही पेई जुनहेंग के बचे हुए लोग भी ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर पाएंगे, लेकिन मैंने उनकी लालच और पागलपन को बहुत कम आंका था। 3 दिन बाद श्याओ मुचेंग एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे सामने रखता है, जिस पर रिपोर्ट के अंदर लिखी बातें पढ़कर मैं भी थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। पता चलता है कि पेई जुनहेंग का दक्षिणी इलाके में एक दूर का मामा भी है। वह अंडरग्राउंड वर्ल्ड में काम करके ऊपर उठा था और उसके हाथ में कई खतरनाक लोग थे। साउथ अंडरवर्ल्ड में उसकी काफी ताकत मानी जाती थी। पेई जुनहेंग के साथ घटना होने से पहले उसने उसी आदमी को मैसेज भेजकर मदद मांगी थी और अपनी सारी कहानी रो रो कर सुनाई थी। अब वह आदमी अपने लोगों को लेकर तेजी से हाईचेंग की तरफ बढ़ रहा है और जहां भी जा रहा है खुलेआम ऐलान करता फिर रहा है कि वह पेई जुनहेंग का बदला लेकर रहेगा। इसके अलावा शेन बोयुआन फिर से चोरी छिपे पेई जुनहेंग के मामा से संपर्क करता है, जिस पर वह मेरी रोज की एक्टिविटीज और आने जाने की पूरी जानकारी उसे देने लगता है। इतना ही नहीं, वह वादा भी करता है कि अगर वे लोग मुझे काबू में कर लेते हैं तो शेन फैमिली अपनी आधी संपत्ति रिवॉर्ड के तौर पर देने को तैयार है। शेन बोयुआन तो इतना आगे बढ़ गया था कि उसने खुद ही प्रस्ताव रखा कि वह समुद्र के रास्ते उनकी मदद करेगा और उन्हें कवर भी देगा। मैं रिपोर्ट की सारी बातें पढ़ता हूँ, जिस पर मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। लगता है पिछली बार का सबक अभी तक इनके दिमाग में नहीं घुसा। चिंग्यू जब यह सब जानती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह मुझसे माफी मांगते हुए कहती है, तिन्हथान, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। मेरे माता पिता हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उनकी है क्योंकि उन्हें अपनी हद पता ही नहीं है। अब जब वे खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ आखिर तक खेलूंगा। इसके बाद मैं श्याओ मुचेंग से कहता हूँ कि उसे खुद कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बस लोकल लॉ एनफोर्समेंट को सूचना दे दो और पेई जुनहेंग वजह आसेरी उसके मामा के सारे क्राइम एविडेंस उन्हें सौंप दो। वैसे भी उस बूढ़े ने इतने सालों में जितने गंदे काम किए हैं उनमें से कोई एक क्राइम भी साबित हो जाए तो उसकी बाकी जिंदगी जेल में मशीन चलाते हुए निकल जाएगी। ऐसे छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए मुझे खुद मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। पेई जुनहेंग का मामा जैसे ही हाईचेंग की सीमा में कदम रखता है, पहले से तैयार लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिस पर उसके साथ आए सारे गुंडे पलटकर कुछ करने का मौका तक नहीं पाते और एक एक करके जमीन पर दबोच लिए जाते हैं। वे सभी कुत्तों की तरह जमीन पर चिपकाए जाते हैं और बुरी तरह चीखते रहते हैं। इसके बाद उसके हाथ में मौजूद सारे अंडरग्राउंड बिजनेसेस भी मेरे लोगों द्वारा साफ कर दिए जाते हैं। उसकी पूरी प्रॉपर्टी और एसेट्स जब्त कर ली जाती हैं। जब शेन बोयुआन को यह खबर मिलती है तब वह बोर्ड ट्रेनिंग क्लास में बैठा होता है। यह सुनते ही वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। आधे दिन तक उठ नहीं पाता, जिस पर पूरी ट्रेनिंग बीच में ही रोकनी पड़ती है। वहीं लिन फेंगजी तो रो रो कर बेहोश तक हो जाती है। होश में आते ही वह सीधे उस होटल की तरफ भागती है जहां मैं रुका हुआ था। वह होटल के बाहर घुटनों के बल बैठ जाती है और लगातार मेरा नाम पुकारते हुए माफी मांगती रहती है। वह कहती रहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और शेन फैमिली को एक मौका दे दिया जाए। जिस पर होटल के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं होटल की ऊंची मंजिल पर बने फ्लोर टू सीलिंग ग्लास के सामने खड़ा होकर नीचे का नजारा देखता हूँ। नीचे लिन फेंगजी की हालत बेहद दयनीय लगती है, लेकिन मेरी आंखों में कोई भाव नहीं आता। मैं सीधे अपने बॉडीगार्ड को नीचे भेजता हूँ और उसे एक मैसेज देने को कहता हूँ, जिस पर बॉडीगार्ड नीचे जाकर कहता है, यंग मास्टर लू ने मुझे आप तक एक बात पहुंचाने के लिए भेजा है। आप जैसी इंसान जो कभी अपनी गलती नहीं मानती, उसके पास यंग मास्टर लू से मिलने की योग्यता तक नहीं है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने फिर कभी यंग मास्टर लू या मिस शेन को परेशान करने की कोशिश की तो आपको सीधे गायब कर दिया जाएगा। यह सुनते ही लिन फेंगजी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह जमीन से घबराकर उठती है और भाग खड़ी होती है, जिस पर तमाशा देखने आए लोग भी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। लेकिन शेन फैमिली का यह स्कैंडल पूरे हाईचेंग अपर क्लास सर्कल में फैल जाता है। कई कंपनीज जो शेन फैमिली के साथ बिजनेस कर रही थी, एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने लगती हैं। उनके शेयर्स बुरी तरह गिरते हैं और पूरा फैमिली बिजनेस बैंकरप्सी के किनारे पहुंच जाता है। मुझे लगा था कि इतना सब होने के बाद शेन बोयुआन और लिन फेंगजी आखिरकार
आखिरकार शांत हो जाएंगे। लेकिन मैंने उनकी बेहयाई को फिर कम आंका। उनका खुद को बर्बाद करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था और इस बार उन्होंने निशाना बनाया मेरी और चिंग्यू की एंगेजमेंट को। मैं और चिंग्यू काफी पहले तय कर चुके थे कि ग्रेजुएशन के बाद एंगेजमेंट करेंगे और साल के आखिर में वेडिंग होगी। मैंने पहले ही लोगों को एंगेजमेंट बैंक्वेट की तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया था, लेकिन शेन बोयुआन और लिन फेंगजी फिर से चोरी छिपे हरकतें शुरू कर देते हैं। वे हर जगह मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाने लगते हैं। वे कहते फिरते हैं कि मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत गंदी है, मैं फैमिली पावर का इस्तेमाल करके कमजोर लोगों को दबाता हूं और मैं चिंग्यू से सच्चा प्यार नहीं करता बल्कि सिर्फ शेन फैमिली के रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहता हूं। ये रूमर्स तेजी से फैलते हैं। हालांकि हाइचिंग अपर क्लास के ज्यादातर लोग जानते थे कि यह सब लिन फेंगजी की साजिश है, फिर भी इससे मेरी रेपुटेशन पर थोड़ा असर पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा घटिया हरकत शेन बोयुआन करता है। वह चुपके से उस होटल से संपर्क करता है जहां हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी। वह झूठ बोलता है कि हमारी तरफ से बैंकेट कैंसिल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वह होटल की सर्विसेज के बारे में भी गलत बातें फैलाता है, जिस पर होटल एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है। जब मुझे इस बात का पता चलता है तब एंगेजमेंट सिर्फ एक हफ्ता बचा था। मैं इतना गुस्सा होता हूं कि हंस पड़ता हूं। इसके बाद मैं तुरंत हाइचेंग के एक टॉप होटल ओनर को कॉल करता हूं। वह पूरी बात सुनते ही बिना एक सेकंड सोचे मदद के लिए तैयार हो जाता है। वेन्यू की समस्या सुलझने के बाद मैं श्याओ मुचे को आदेश देता हूं कि शेन बोयुआन और लिन फेंगजी द्वारा फैलाए गए रूमर्स और एंगेजमेंट साबोटेज के सारे एविडेंस इकट्ठा करे। फिर वह सारी फाइल्स चिंग्यू को भेज दी जाती हैं। चिंग्यू सब कुछ देखने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल अपने माता पिता से बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, जिस पर वह खुद मुझसे कहती है, तिन्हथान, मैं शेन फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, चिंग्यू, इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर वह सिर हिलाकर कहती है, ठीक है, पहले सामने वाली समस्या खत्म कर लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे। मैं जानता था कि उसके दिल में अभी भी अपने माता पिता के लिए कुछ भावनाएं बची हुई हैं। आखिर वे उसके असली माता पिता थे। मैं नहीं चाहता था कि वह मुश्किल में पड़े। लेकिन शेन बोयुआन और लिन फेंगजी मेरी सहन शक्ति की आखिरी सीमा पार कर चुके थे और अब मैं उन्हें कोई दूसरा मौका देने वाला नहीं था। एक हफ्ते बाद मेरी और चिंग्यू की एंगेजमेंट सेरेमनी शानदार तरीके से आयोजित होती है। पूरा होटल फूलों और रोशनी से सजाया गया था। हर मेहमान हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता है। लेकिन शेन बोयुआन और लिन फेंगजी को निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी वे बेशर्मी से होटल के बाहर आकर हंगामा शुरू कर देते हैं। लिन फेंगजी जमीन पर लौटने लगती है और रोते रोते चिल्लाती है कि मैंने उसकी बेटी उसे छीन ली। वहीं शेन बोयुआन एक तरफ खड़ा होकर मुझे कोसता रहता है। वह कहता है कि मैंने शेन फैमिली को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, वे एंगेजमेंट को खराब करने के लिए अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वे जरूर आएंगे, जिस पर मैंने पहले ही बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड्स तैनात कर दिए थे। जैसे ही वे हंगामा शुरू करते हैं, बॉडीगार्ड्स तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और होटल के बगल वाली गली में घसीट कर ले जाते हैं। फिर मेरे कहने पर एक बॉडीगार्ड उन्हें संदेश देता है। यंग मास्टर लू का कहना है कि अगर तुम लोग फिर कोई परेशानी खड़ी करोगे तो सिर्फ यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तुम्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ पूरी जिंदगी मशीन चलाते रहोगे, या फिर ऐसे गायब कर दिए जाओगे कि कोई निशान तक नहीं मिलेगा। यह सुनकर शेन बोयुआन और लिन फेंगजी डर से कांपने लगते हैं और फिर एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद एंगेजमेंट पार्टी सफलतापूर्वक खत्म हो जाती है, जिस पर मैं चिंग्यू की तरफ देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, ग्रेजुएशन के बाद हम वर्ल्ड टूर पर चलेंगे। यह सुनकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक फैल जाती है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जी। इसके बाद मैं और चिंग्यू अपने फ्यूचर ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हैं। हम सोच रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन हम अभी अपनी ट्रैवल प्लान भी ठीक से तैयार नहीं कर पाए थे कि श्याओ मुचे एक और बुरी खबर लेकर आ जाता है। पता चलता है कि लिन फेंगजी ने किसी गंदी चाल का इस्तेमाल करके कैपिटल सिटी की हुओ फैमिली से संपर्क बना लिया है। हुओ फैमिली राजधानी की सबसे ताकतवर फैमिलीज में गिनी जाती है। उनका बिजनेस कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ है और उनकी ताकत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बस हमारी लू फैमिली के मुकाबले कोर इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के मामले में वे थोड़े पीछे हैं, जिस पर पिछले कई सालों से हुओ फैमिली हमेशा लू फैमिली को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है। वे हर समय हमें दबाने की कोशिश करते हैं और अक्सर हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में लिन फेंगजी मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी नीचे गिर जाती है कि लू फैमिली की कुछ कमर्शियल सीक्रेट्स तक हुओ फैमिली को बता देती है। इतना ही नहीं, वह मेरे और चिंग्यू के रिश्ते की बातों में भी खूब मिर्च मसाला लगाकर हुओ फैमिली के ओल्ड मास्टर को सुनाती है। वह कहती है कि मैं एक औरत के लिए फैमिली इंटरेस्ट तक छोड़ रहा हूं और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं लू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, जिस पर वह जानबूझकर लू फैमिली और हुओ फैमिली के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करती है ताकि हुओ फैमिली इस मौके का फायदा उठाकर मेरे खिलाफ एक्शन ले सके। लिन फेंगजी तो यहां तक वादा करती है कि अगर हुओ फैमिली मेरी कमर तोड़ने में उसकी मदद कर दे तो शेन फैमिली पूरी तरह हुओ फैमिली के अधीन हो जाएगी और हाइचेंग में उनका मोहरा बनकर काम करेगी। इसके बाद श्याओ मुचे, लिन फेंगजी और हुओ फैमिली के कॉन्टैक्ट पर्सन के बीच हुई कॉल रिकॉर्ड्स, चैट लॉग्स और उसके द्वारा लीक की गई कमर्शियल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक फाइल बनाता है, जिस पर वह पूरी फाइल मेरे सामने रख देता है। मैं उस फाइल को शांत चेहरे के साथ पलटता हूं, लेकिन जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं वे समझ जाते हैं कि यह वही वक्त होता है जब मैं सबसे ज्यादा गुस्से में होता हूं। शेन बोयुआन और लिन फेंगजी, सच में जब तक इंसान अपनी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक उसे अक्ल नहीं आती। वे दोनों हुओ फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत तक कर लेते हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि हुओ फैमिली उनकी मदद करेगी? कितनी हास्यास्पद सोच है। हुओ फैमिली भले ही लू फैमिली की कॉम्पिटिटर हो, लेकिन उनके भी अपने नियम और सीमाएं हैं। वे कभी भी शेन फैमिली जैसी छोटी फैमिली के लिए लू फैमिली से खुली दुश्मनी नहीं मोल लेंगी। इसके अलावा लिन फेंगजी ने जो तथाकथित कमर्शियल सीक्रेट्स लीक की थी वे सभी वही इंफॉर्मेशन थी जिन्हें मैंने जानबूझकर बाहर जाने दिया था। जहां तक असली कोर सीक्रेट्स की बात है, उन्हें छूने की भी उसकी हैसियत नहीं थी, जिस पर मैं तुरंत अपना फोन उठाता हूं और सीधे हुओ जंशान को कॉल करता हूं। फोन 3 बार रिंग होता है और फिर दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज आती है, अरे लिटिल लू, आज इस बूढ़े को कैसे याद कर लिया? जिस पर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, ग्रैंडपा हुआओ, मुझे लगता है आपको लिन फेंगजी वाली बात का पता चल गया होगा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। फिर हुआओ जंशान लंबी सांस लेकर
देकर कहता है, लिटिल लू, मुझे सब पता है, वह औरत सच में अपनी औकात भूल चुकी है, तुम निश्चिंत रहो, हुआओ फैमिली इतनी नीचे नहीं गिरेगी कि किसी डूबते हुए आदमी का फायदा उठाए, और हम किसी आउटसाइडर के हाथ की कठपुतली भी नहीं बनेंगे। मुझे बस उन्हीं शब्दों का इंतजार था, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, तो फिर आपका धन्यवाद ग्रैंडपा हो, लेकिन लिन फेंगजी ने लू फैमिली की इन्फॉर्मेशन लीक की है और हमारे दोनों फैमिलीज के रिश्ते खराब करने की कोशिश की है। इस मामले को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर हुआ जनशान तुरंत जवाब देता है, ये तो बिल्कुल जायज है, गलती शेन फैमिली की है, तुम उनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो, हुआ फैमिली इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं देगी। ठीक है। कॉल खत्म करने के बाद मैं अपनी कनपटियां दबाता हूं और श्याओ मुछे की तरफ देखता हूं, जिस पर मैं ठंडी आवाज में आदेश देता हूं, तुरंत शुरू करो, शेन फैमिली के सभी बिजनेसेस खरीद लो, चाहे शेयर्स हो या रियल एस्टेट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मैं चाहता हूं कि शेन फैमिली का नाम हाइचिंग से हमेशा के लिए मिट जाए। यह सुनकर श्याओ मुछे की आंखों में ठंडी चमक आ जाती है। समझ गया यंग मास्टर लू, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। लू फैमिली की ताकत ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला शेन फैमिली कर सके। 3 दिन भी नहीं गुजरते कि शेन फैमिली के ज्यादातर बिजनेसेस हमारे हाथ में आ जाते हैं। जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बचती है वह कैपिटल चेन टूटने की वजह से खुद ही बैंकरप्सी में चली जाती है, जिस पर शेन बोयुआन और लिन फेंगजी एक ही रात में कंगाल बन जाते हैं और ऊपर से उन पर भारी कर्ज भी चढ़ जाता है। जल्द ही क्रेडिटर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं। आखिर में फिर एक बार मेरी कंपनी बिल्डिंग के नीचे आकर हंगामा शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। मैं बॉडीगार्ड्स को आदेश देता हूं कि उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाए। साथ ही पब्लिक डिसऑनर और कमर्शियल फ्रॉड के चार्जेस में उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा देता हूं, जिस पर कोर्ट बहुत जल्दी फैसला सुना देती है। कमर्शियल फ्रॉड के अपराध में शेन बोयुआन को 5 साल और लिन फेंगजी को 3 साल की जेल हो जाती है। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और कर्ज चुकाने में लगा दी जाती है। जब चिंग्यू को इस फैसले का पता चलता है तो वह कुछ नहीं कहती, वह बस चुपचाप मेरे सीने से लग जाती है। मैं जानता हूं कि उसके दिल में दर्द जरूर है, लेकिन यह सब शेन बोयुआन और लिन फेंगजी ने खुद अपने हाथों से किया था। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। जिस पर मैं धीरे से उसकी पीठ थपथपाता हूं और कहता हूं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर चिंग्यू सिर उठाती है, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी तिनथान। जिस दिन शेन फैमिली के पतन की खबर पूरे हाइचिंग में फैलती है, मैं जरा भी दया नहीं दिखाता। मैं सीधे आदेश देता हूं कि शेन बोयुआन और लिन फेंगजी के नाम पर बची हुई आखिरी प्राइवेट एसेट्स भी फ्रीज कर दी जाएं। यहां तक कि जेल में उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए भी मैं एक पैसा नहीं छोड़ता। इसके अलावा मैं पुलिस डिपार्टमेंट को खास तौर पर संदेश भिजवाता हूं, इन दोनों का अच्छे से रिफॉर्म किया जाए। इन्हें किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। जहां तक उन लोगों का सवाल था जिन्होंने शिन फैमिली के साथ मिलकर खेल खेला था, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ता। श्याओ मुचिन एक टीम लेकर निकलता है और एक एक करके सभी को साफ करना शुरू कर देता है। या तो वे बैंकरप्सी में चले जाते हैं और हाइचिंग छोड़कर भागते हैं, या फिर जेल पहुंचकर शिन बोयुआन और लिन फेंगजी के सेलमेट बन जाते हैं, जिस पर पूरे हाइचिंग बिजनेस सर्कल का नक्शा ही बदल जाता है। अब कोई भी लू फैमिली की ताकत को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि कैपिटल की हुआओ फैमिली भी खुद आगे बढ़कर मैसेज भेजती है। वे कुछ मार्केट शेयर छोड़ने की पेशकश करती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लू फैमिली के साथ शांति बनी रहे। लेकिन मैं न तो प्रस्ताव स्वीकार करता हूं और न ही मना करता हूं। मैं बस श्याओ मुचे से एक जवाब भिजवाता हूं, हाइचिंग लू फैमिली का टेरिटरी है, यहाँ के रूल्स हम तय करते हैं। जो भी सीमा पार करेगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और शेन फैमिली उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह वही कीमत है जो उन्होंने अपने कर्मों के बदले चुकाई है।